Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों को याद है पिछले दिन क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले दिन पढ़े थे विस्कोसिटी टॉपिक के अंदर स्टोक्स लॉ। क्या पढ़े थे? स्टोक्स लॉ, जिसमें से आपको बताया जा रहा था कि किसी फ्लूइड में कोई भी स्फेरिकल बॉडी गोलीय वस्तु को गिराते हैं तो वह नीचे की ओर गति करता है। शुरू में प्रारंभ में उसका वेग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या है कुछ का नाम? करके बताइए जल्दी से आप लोग। तो उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, हिंदी में है चरम वेग। क्या है? चरम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसी टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूला को डिराइव करना है। तो उस फार्मूला को डिराइव करने के पहले हम लोगों को जरूरत था कि कोई वस्तु हवा में रहता है तो उसका वेग कितना है, वह नीचे की ओर गति करेगा, उस पर कितना बल लगेगा, उस पर भार कितना होगा उसका, और जब वह वस्तु किसी द्रव में डूब जाता है तब उसका भार कितना हो जाता है, और उसी भार से वो नीचे की ओर गति करता है। तो नीचे की ओर जो गति करता है तो वह कुछ दूरी तय करने के बाद उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, और उसी कांस्टेंट वेग को हम लोग कहते हैं चरम वेग। क्या कहते हैं? चरम वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब वहां पर क्या होता होगा? सर होता क्या है, गौर से देखिएगा। जब वस्तु नीचे की ओर गिरना शुरू करता है पानी में डूबने के बाद या द्रव में डूबने के बाद, तो धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन उसका वेग बढ़ने के क्रम में होता है। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद जो उस गोलीय वस्तु के चारों तरफ सियान बल लगता है, विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की दिशा में, और उसका जो आभासी भार है वो आभासी भार एपरेंट वेट उसको नीचे ले जाना चाहता है और विस्कस फोर्स उसको रोकना चाहता है। जिस समय विस्कस फोर्स का मान उसके एपरेंट वेट के बराबर हो जाता है तब उसका वेग बढ़ने का क्रम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तब उसका वेग बढ़ता नहीं है। उसी वेग को कहा गया है चरम वेग। इसका मतलब कि जब उसका वेग कांस्टेंट होता है उस समय आभासी भार और चरम सियान बल विस्कस फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, बैलेंस कर लेगा। उसी को बेस मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चरम वेग का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो चलिए आइए हम लोग फटाफट उसको पूरा करते हैं जल्दी से। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी चरम वेग के लिए व्यंजक। चरम वेग के लिए व्यंजक। इसमें हम लोग सीख लिए थे, पिछले क्लास में देख चुके हैं फिगर में, वो फिर से हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसमें से हम लोग ये मान लेते हैं कि द्रव रखा हुआ है, फ्लूइड है, ऐसा हम लोग कल्पना करेंगे। तो ये आपका हो गया फ्लूइड, ये आपका फ्लूइड द्रव, FLUID फ्लूइड। उस फ्लूइड का डेंसिटी पूछेंगे कितना होगा, तो आपका जवाब होगा डेंसिटी सिग्मा। क्या जवाब देंगे? डेंसिटी सिग्मा। डेंसिटी का हिंदी घनत्व। तो जो भी द्रव है यहाँ पर तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ का घनत्व कितना है तो वह हमारा जवाब है।
अब इसमें से कोई एक स्फेरिकल बॉडी हमारा गति करता है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कुछ रेडियस होगा, रेडियस क्या मानेंगे, आर मान लेते हैं, और इसका जो डेंसिटी है क्या मानेंगे, रो, इसका डेंसिटी क्या मानेंगे, रो। ये हमारा हुआ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, गोलीय वस्तु, क्या बोलेंगे, गोलीय वस्तु बोलेंगे हिंदी में इसको, गोलीय वस्तु। सर इसका घनत्व डेंसिटी जो होगा वह घनत्व हम लोग कहेंगे रो, क्या बोलेंगे उसको, रो बोलेंगे घनत्व को, और रेडियस है आर, रेडियस है हमारा आर। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम बच्चे लोग, तो गोलीय वस्तु का ये सब बात देख लिए। अब हमें यहाँ पर देखना है इस वस्तु पर जो है, इस वस्तु का भार, वेट, उसको नीचे लाना चाहता है, W हो गया वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, सॉरी इन एयर, और यहाँ पर इस पर लगेगा उत्प्लावन बल, द्रव के कारण जो बल लगेगा ऊपर की ओर, ये उत्प्लावन बल है, इसका सिंबल क्या मानते थे, W डैश। और एक चीज मानते थे, ये द्रव इसके सारे तरफ अणु जो है उसका चिपक गया है, और जब ये नीचे की ओर गति कर रहा है तो लिक्विड के लेयर के बीच में घर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं श्यान बल, क्या कहते हैं, श्यान बल, विस्कस फोर्स, एफ हो गया तुम्हारा यहाँ पर विस्कस फोर्स, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा, भी हो गया तुम्हारा यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी, क्या हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए इसी चरम वेग का फॉर्मूला हमें चाहिए, यही ना बात है, आइए हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमको देखना पड़ेगा, वन बाय वन देखना होगा। स्टोक्स लॉ से हम लोग कहेंगे विस्कस फोर्स, श्यान बल, तो आप लोग जल्दी बोलिएगा श्यान बल का सूत्र क्या था। वाह रे बहादुर साहब, पेजोल बहुत अच्छा जवाब दिया। F बराबर 6 पाई ईटा आर इंटू, यही भी हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है ना, यस सर। और उसके बाद बोलते हैं हम लोग आभासी भार, आभासी भार, अपरेंट वेट, अपरेंट वेट, इसमें आपको बताया था W माइनस W डैश, याद करो, और W का मान और W डैश का मान घटाए थे, पाई आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, जल्दी याद करो, ओ 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर ये 4/3 होगा, पाई होगा अभी 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। अब देखिएगा नीचे ले जाने वाला फोर्स तुम्हारा हो गया ये वाला, समीकरण नंबर 2, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और रोकने वाला कौन हो गया, विस्कस फोर्स, श्यान बल उसको रोक रहा है, और ये इसका आभासी भार उसको नीचे ले जा रहा है। तो पानी में डूबने के बाद जो उसका भार हो जाता है हवा वाले भार से कम हो जाता है, तो कितना घट गया, उसको घटा देते हैं W माइनस W डैश, तो घटने के बाद जो बचा यही बचा, और इसी भार से वस्तु जो है तरल पदार्थ मतलब द्रव में नीचे की ओर गति करता है। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, मतलब विस्कस फोर्स जब इसको बैलेंस कर लेगा, तब हमारे इस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट, उसी वेलोसिटी कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग
गंभीर होके एकदम फ्रेश मन में चलिए आइए। when viscous force F balances the apparent weight W minus W dash balances the apparent weight, then the velocity will be constant. Velocity will be constant. तो हिंदी समझ गया तुम लोग? लिख देते हैं, क्या नाम लोगे? जब श्यान बल F गोलीय वस्तु के आभासी भार W माइनस W डैश को संतुलित कर है, तो उस वस्तु का वेग कांस्टेंट हुआ है। जिसे चरम वेग कहा है। है? देखो, हम लोग को ममता लगता है। ममता क्या लगता है? बच्चे चाहें तो सब क्लास आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिहार के लोग हैं और इस दुनिया में सबसे आलसी ज़्यादा होगा पूरे भारत में। इस बिहार का लोग ये आलसी है। मेरिट में सबसे तगड़ा है, लेकिन आलसी में सबसे आगे है। और वो आलसी मेरिट को दबा देता है। अनुभव कर रहा होगा, हम बैठे बैठे मेरे में कुछ बच्चे लोग भी हैं वो सप्ताह में 2-3 दिन आलस कर लेता है, जबकि पता है कि तो मेरिट कूट कूट के भरा है। चाहे तो कुछ बन सकता है, IAS बन सकता है, अफसर बन सकता है, लेकिन 2-4 दिन में सप्ताह में महीना में आलस करते करते वो एनर्जी खो देता है। एनर्जी को मेंटेन रखना है तो लगातार काम करना है 10 साल तक, एक जोश में गारंटी हम अफसर बन जाएंगे। 10 साल तक एक स्पीड में काम करना होगा, एक स्पीड में लगातार 10 साल तक मेहनत करना होगा, तब आपके पास पॉकेट में अफसर का VIP डिग्री रहेगा। अच्छा, डिग्री लेके कोई मथाप घूमता है लोग, कहता डिग्री पॉकेट में रखेंगे। आगे बढ़े। अब क्या करोगे आप लोग? इसको इक्वेट करोगे ही ना। अब सर हम लोग क्या करेंगे? ये समीकरण हुआ, इसको और इसको बराबर करेंगे। जो बातें अभी देखा स्टेटमेंट में उसको बैलेंस करेंगे, और ये तब टर्मिनल वेलोसिटी भी यही है, इसका मान निकल जाएगा। जब इसका मान निकल जाएगा तब उस फार्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमें क्या क्या समझाता है, क्या न्याय बात समझाता है, क्या विशेष बात समझाता है। रेडी हम लोग? चले आगे। वाह रे बहादुर। तो बैलेंस करेगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा
हम बोल सकेंगे कि सर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। तो एफ का मान था आपका 6 पाई ईटा आर भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो माइनस सिग्मा इंटू डी। कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो रहा है आपका, क्या कैंसिल हो रहा है बताइए जल्दी से। पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम भी को रहने देंगे, बाकी सब चीज को हटाते हैं। तो इधर 4/3 पाई आर क्यू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे 6 पाई ईटा आर। अब आप देखो प्यार से क्या क्या संभव है। 2 दूना 2 दिया तो 2/9, पाई पाई कैंसिल, आर इस कदम आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटा ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। इसको जल्दी याद करके बताइए आप लोग, बोलिए जल्दी आंख बंद करके। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय ईटा। याद हो गया? जल्दी बोलिए तो आप लोग आंख बंद करके। सब आंख खोलिए के बोल रहा है, देखिए के बोल रहा है। लू बोले आंख बंद करके बोल रहे हैं, सब देख के बोल रहा है। अच्छा हम जवाब देंगे, बोलो तो। चलो याद हो गया इसका मतलब ना। अब आप यहाँ पर से सोचोगे बाबू बच्चे हो जल्दी से, यह जो समीकरण हुआ, समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 किसके लिए हुआ? चरम चरम वेग टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र हो गया, है ना। अब ये समीकरण हमें क्या क्या सिखाता है? सिखाता है कि सर वो गोलीय वस्तु का त्रिज्या जितना छोटा होगा, वेग भी उतना, चरम वेग का मान भी कम होगा। और त्रिज्या जितना बड़ा होगा, चरम वेग का मान भी उतना बड़ा होगा। राइट। ईटा 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 नीचे में है ना। तो देखो गौर से, ये समीकरण 3 में से नोट करके मैं कुछ बात लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला बात कहता है गुरुजी, ये लाइन सिखाता है भी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जल्दी बोलो, नहीं बोला कुछ, बोलो ना। भी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाकी सब चीज को कांस्टेंट मान लें तो भी आर स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। मतलब आर का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा सर। मतलब बड़ा त्रिज्या वाला कण होगा तो चरम वेग का मान बड़ा होगा। जैसे मान लो उदाहरण देते हैं, बारिश हो रही है, पानी का बड़ा बड़ा बूंदा टपक रहा है, और कभी कभी देखो फोहरा वाला बारिश होता है, तो उस समय उसका द्रव का कण छोटा छोटा होगा ना, तो उसका चरम वेग कम होना, इसलिए तैरता हुआ नजर आता है। बारिश की बूंदा तैरता हुआ नजर, वह तेजी से गिरता हुआ नजर आता होता है ना। यस सर। तो ये उदाहरण सेट कर दिया मन में तुरंत। छोटा बूंद का चरम वेग कम होगा, बड़ा बूंद का चरम वेग अधिक होगा। क्लियर? एकदम गंभीर से। yes. चलो दूसरा बात ये लिखो यहाँ पर। दूसरा बात इसमें कहता है क्या हो सकता है सर? दूसरा बात इसमें कहता है हो सकता है भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा ईटा क्या है? श्यानता गुना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। गाढ़ा द्रव, ध्यान से सोचोगे, गाढ़ा द्रव होगा तो उसका ईटा का मान अधिक होगा, पतला द्रव होगा तो ईटा का मान कम होगा। नहीं,
तो यहाँ पर कहता है, गौर से देखना, ई प्रोपोर्शनल टू 1/η है ना। तो यहाँ पर हम बच्चों को देखना है कि गुरुजी गाढ़ा द्रव के लिए जिसका श्यानता का मान अधिक होगा, श्यानता का मान जहाँ अधिक होगा, मतलब जहाँ गाढ़ा द्रव होगा उसमें चरम वेग का मान कम होगा। उल्टा होगा ना? यस सर। क्लियर बात समझ में आया? यस सर। अब चले आइएगा, ये बात समझिएगा। अब एक तीसरा बात और तुम्हारे पास है, तीसरा बात तुम्हारे पास है, जल्दी से नोट कीजिए। तो हाँ, रेडी, आगे बढ़े। तो यहाँ पर कह रहा है कि सर भी प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, जल्दी बोलो। ये बड़ा प्यारा चीज है, समझना होगा। रो माइनस सिग्मा, रो माइनस रो किसका घनत्व बता सकते हो? गोलीय वस्तु का। और सिग्मा था तरल पदार्थ का जिसमें गिरेगा। अब गोलीय वस्तु ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नहीं, ये कैसे सर? गोलीय वस्तु ठोस भी हो सकता है, द्रव भी और गैस भी। आइए गंभीर से समझिएगा, बड़ा मजेदार चीज है। अब सोचने लायक पॉइंट आ गया है, अभी तक कैलकुलेशन था फटाफट। तो ठोस वस्तु क्या बोले? जल में कांच का गोलीय वस्तु गिराओगे तो जल हो गया तरल पदार्थ, और कांच का गोलीय वस्तु ठोस हुआ कि नहीं हुआ? यस, एक बात। हाँ, दूसरा बात, हवा हुआ तरल पदार्थ, जल का बूंद गिर रहा है तो जल का बूंद द्रव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और तीसरा हुआ सर, पानी के अंदर हवा का बुलबुला बनता है कि नहीं? पानी हुआ तरल पदार्थ और उसके अंदर हवा का बुलबुला बना। तो गोलीय वस्तु, ठोस, द्रव, गैस, तीनों हो सकता है। कन्फर्म? संतुष्ट है? हाँ। इसका मतलब हुआ गुरुजी, ये जो सिग्मा कौन कौन चीज हो सकता है? तरल पदार्थ का ही ना घनत्व सिग्मा है। तो ये तरल पदार्थ क्या क्या हो सकता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों। ले ला सब रे। हाँ, तरल पदार्थ में खाली द्रव और गैस, ठोस भी हो जाएगा? हाँ, नहीं सर। तो कोई भी वस्तु गिरेगा तो ठोस में नहीं है ना गिरेगा, हवा में गिरेगा या जल में गिरेगा, द्रव में। ठीक है ना? संतुष्ट है? अब यहां पर सोचना ठंडे ठंडे दिमाग से कि सर, सुनेगा गौर से ना? कंफर्म ना? अच्छा, तुम्हारों के मन में कभी आया एक प्रश्न, सर यदि पानी में कांच का गोलीय वस्तु देते हैं तो डूब जाता है, लेकिन पानी के अंदर हवा का बुलबुला बनता है तो ऊपर भागता है, क्यों सर? देख लो, यही टर्म है जो तुमको समझाएगा उसका वर्णन। राइट? यही चीज सिखाने के लिए तैयार है तुमको। सर, ये रो के बारे में बोला कि ये ठोस भी हो सकता है, सॉलिड भी, द्रव भी, लिक्विड भी और गैस भी, ये तीनों का हो सकता है। लेकिन ये जो सिग्मा होगा ये ओनली द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, ठोस या द्रव या गैस, ये तीनों हो सकता है। कौन सी? रो। ने? अब सर उदाहरण में देखेंगे, इसका मतलब ये मैं सोचूं कि जब रो मेरा, ध्यान दोगे गौर से, कि जब रो, या ऐसे कहो कि इसके अंदर भी पहला बात, जब रो कोई सॉलिड हो, क्या हो? ठोस हो। ध्यान से देखना, रो किसका हो? ठोस का। कांच का गोलीय वस्तु, लोहा का गोलीय वस्तु, अल्युमिनियम का गोलीय वस्तु, राइट? ठोस हो
और सिग्मा क्या हो, द्रव हो। तो बताओ जल्दी से कि सर रो माइनस सिग्मा, सॉरी, रो बड़ा होगा किससे? सही है मैं? हाँ सर, ठोस का घनत्व सॉलिड का डेंसिटी अधिक होता है लिक्विड से, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर कह दोगे कि रो का घनत्व, रो का वैल्यू सिग्मा से बड़ा होगा ना? तो यहाँ पर रो माइनस सिग्मा है कि सिग्मा माइनस रो है? रो माइनस सिग्मा है, रो माइनस, फार्मूला में यही ना आया था? हाँ, फार्मूला वहां दिख रहा, चमक रहा है। हाँ, इधर उधर नहीं जाना है। तो यहाँ से रो माइनस सिग्मा यदि करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव? रिजल्ट, इसीलिए भी का भी मान जो होगा क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। भी का भी मान क्या होगा? और भी का भी मान पॉजिटिव होने का मतलब वो नीचे की ओर जाना चाहिए कि ऊपर की ओर? हाँ सर, एक्सपेरिमेंट जो किए थे, गोलियां वस्तु नीचे की ओर दिखा रहे थे कि ऊपर की ओर, तब ना हमको ये फॉर्मूला मिला था। तो जो मानकर हम लोग चले थे उसमें ये बता रहे थे कि भी का मान दिशा नीचे की ओर है। ऐसे भी आभासी भार या गुरुत्वीय बल वस्तु को किधर खींचेगा? तो भी का दिशा नीचे की ओर था। इसका मतलब भी का मान पॉजिटिव होने का मतलब जो आपने थ्योरी में सोचा वही होना चाहिए। और जब रिजल्ट निगेटिव आ जाता है तो जो थ्योरी में आपने सोचा उसका उल्टा, और यदि पॉजिटिव आ गया तो वही सोचना है। तो वैसे स्थिति में भी का मान पॉजिटिव है होगा। तो इस स्थिति में गोलीय वस्तु गोलीय वस्तु का गति नीचे की ओर होगा। किधर होगा? कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ, डाउनवर्ड फॉलिंग होगा। डाउनवर्ड फॉलिंग होगा। क्या होगा? दूसरा बात, सर ऐसी संभावना है यहाँ पर डियर बच्चों लोग कि सर ऐसा भी होगा जब रो जो होगा तुम्हारा, हल्लाने का रूप, रो तुम्हारा द्रव हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव। और सिग्मा जो होता है वो गैस के लिए मान लेते हैं। किसके लिए? पानी का बूंद हवा में गिरता है तो उस समय हवा हो गया कौन सी, द्रव कौन सी हो गया, गोलीय वस्तु। और गैस क्या हो गया, तरल पदार्थ। उसमें गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? तो ऐसे स्थिति में रो बड़ा होगा किससे? सिग्मा से। जल्दी बोलो हाँ या ना? पानी का बूंद का डेंसिटी अधिक हवा से। जल्दी बोलो। पानी का गोलीय वस्तु हुआ ना तो उसका डेंसिटी अधिक होगा किसे? हवा से। तो वह नीचे गिरता है, ऊपर जाता है। तो फॉर्मूला भी वही कहेगा। तो रो बड़ा होगा सिग्मा से, तो रो माइनस सिग्मा पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब नीचे की ओर जाएगा ऊपर की ओर? इसका मतलब हुआ नीचे की ओर, नीचे की। आई बात समझ में? अब उल्टा तीसरा बात में जाएंगे। तो तीसरा बात में आप देखोगे क्या होने को है। तीसरा बात मैं आपका ले रहा हूं इस तरह से, जब रो तुम्हारा द्रव गैस हो जाएगा, रो कोई गैस हो जाएगा, हवा ले, गैस में उदाहरण में ले तो हवा, हवा में गिर रहा है, नहीं हवा का गोला है। हवा का गोला मतलब हवा का बुलबुला नहीं रे, हवा का बुलबुला, अंग्रेजी में कहते हैं एयर बबल। क्या बोलते हैं? एयर बबल इन लिक्विड। कहाँ में है ये? द्रव के अंदर। कौन सी? हवा का बुलबुला। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? द्रव, है ना जी?
लिक्विड, है ना? तो जल्दी बताओ इस बार, रो छोटा होगा कि बड़ा होगा? कंफर्म? समझ गया भाई, इतना देर बोलते बोलते तुम लोग को दिमाग में बातें चला आ गया क्या रे? तो ऐसे स्थिति में रो लेस देन सिग्मा, जल्दी बोलो। इसलिए यहां पर कहेंगे रो माइनस सिग्मा, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होगा, कंफर्म? तो भी का भी मान क्या होगा? निगेटिव होने का मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति होगा। समझ गया लोग? पूछेगा ये बात की समझाओ, इतना बात बोल के समझाना पड़ेगा। राइट? समझ गए आप लोग? यस बोलो न, बुलंदी के साथ रे, कुहूर के बोलता तू। चलिए लिख लीजिए फटाफट। हो गया रे बाबू? चलो जल्दी जल्दी। हाँ हो गया, लिखा हुआ रे बिट्टू कुमार। वेरी गुड। रंगबाजी रे, अच्छा पूछो। करी ले नौकरगारी करवा ले, सर दाएं सर बाएं सर करवा ले, क्या उम्र छो। हो गया बाबू? तो ये आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप देखेंगे छोटे छोटे चीज आपको यहाँ पर सीखना पड़ा, सीखने को मिला कि सर इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु तरल पदार्थ में यदि गति करता है, कौन ऊपर की ओर जाएगा कौन नीचे की ओर जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर बातें हो रही थी कि जब कभी कभी देखते हैं कुहासा वाला दिन होता है तो लगता है छोटा छोटा कण हवा में तैर रहा है। बादल, बादल भी तैरते रहता है ना? वो भी छोटे छोटे कण का एक भंडार है कि नहीं है? तो वो मिलते मिलते कण, जब छोटे छोटे कण मिल मिल के बड़ा कण बनता है, बस धड़ाम से नीचे गिरता है। सियान बल उसको बैलेंस नहीं कर सकता है, तब वो गिर जाता है। जब तक सियान बल उसके भार को संतुलित करता है तब तक वो नीचे नहीं गिरता है। फिर देखोगे कि पानी का बड़ा बड़ा बूंद जब बन गया तो वो वहां से चलना शुरू कर दिया, तो नीचे जब आया धीरे धीरे तो वह भी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है। क्या करता है? और याद रखोगे कि रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदों का लगभग अंदाज से मापा गया है, लगभग उसका वेग 120 सेंटीमीटर पर सेकंड कितना होता है? और फुहारा वाला जो कण है, फुहारा वाला जो कण है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसीलिए वो तैरता हुआ नजर आता है, तेजी से गिरता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये सब छोटा छोटा बात हुआ जिसको हमें यूज करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे समीकरण की सत्यता, है ना? कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
सातत्य समीकरण, जो हम लोग किसी नली में तरल पदार्थ के वेग के बारे में, एरिया के बारे में थ्योरी समझेंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।